डियर स्टूडेंट, आप सभी का माई प्यार क्लासेस में पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास भाग 3 के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले CGPSC एवं CG व्यापम परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हमने जो विषय सूची बनाया है उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से महाजनपद काल, वाकाटक, मौर्य काल, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश को रखा है। और आज की इस वीडियो में हम महाजनपद काल और मौर्य काल के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, इसका जो काल निर्धारण किया गया है गौतम बुद्ध के जन्म के 6 वर्ष पूर्व या फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसको माना गया है। और बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और हमारा महावीर स्वामी जी का जो प्रमुख ग्रंथ था भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का हमको उल्लेख मिलता है। और यह स्रोत जो है हमारे भारतीय इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। तो जो हमारा महाजनपद काल था उसमें हमारा संपूर्ण भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में विभाजित था। हमारा संपूर्ण भारत जो है इसमें 16 महाजनपदों में विभाजित था और जिसका हमें इन दोनों ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो है वो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के जो प्रमुख उपदेश थे उनका संग्रह है। और जो भगवती सूत्र है महावीर स्वामी जी ने इसमें 60,000 प्रश्नों का उत्तर दिया है। इस सभी का संकलन इसमें पाया जाता है। और इन्हीं दोनों ग्रंथों में हमको 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। किंतु जो पाणिनि जी थे, जो व्याकरण के जन्मदाता माने जाते हैं, इन्होंने अपने पुस्तक में 9 जनपदों का उल्लेख किया है। ये जो महाजनपद काल था वह गौतम बुद्ध के समकालीन माना जाता है। उसी समय हमारे भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में विभक्त था। जो ये महाजनपद काल है हमारे भारतीय इतिहास या मानव सभ्यता को हम मान लें तो इसमें मानव सभ्यता में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए महाजनपद काल से ही प्रारंभ होते हैं। और छोटे छोटे राज्यों में हमारा भारत उस समय बंटा हुआ था और इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को महाजनपदों की संज्ञा दी गई थी। यदि हम महाजनपद काल के पूर्व देखते हैं तो उस समय जो प्रथा थी वो मुख्यतः कबीलाई प्रथा थी। मतलब छोटे छोटे गांव और कस्बों में रहते थे और धीरे धीरे सिंधु घाटी जैसे विकसित सभ्यता का भी विकास हुआ, जहां पे नगरों की व्यवस्था होनी प्रारंभ हो गई थी। और यही नगर बाद में जनपद, फिर जनपद से महाजनपद के रूप में विकसित होने लगे। इस तरह से महाजनपद काल जो था एक व्यवस्थित और एक विकसित राष्ट्र के रूप में इनका विकास होना प्रारंभ हो चुका था। तो ये था महाजनपद काल। और इसी महाजनपद में जो एक था चेदी महाजनपद, और इस चेदी महाजनपद का जो राजधानी था सुक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड के पठार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रफल को मिलाकर बनता था। और इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत उस समय हमारा छत्तीसगढ़, महाकौशल या दक्षिण कौशल कहा जाए तो ये सभी स्थल इसके अंतर्गत आते थे। तो इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ का जो नामकरण चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ माना है हमारे इतिहासकार डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जी ने। और इसी चेदीसगढ़ का अपभ्रंश बाद में छत्तीसगढ़ हुआ, ऐसा इनकी मानना था। तो इसी के साथ हम देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल जो है हमारे भारतीय इतिहास के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से एक है। और इस समय, जिस समय मौर्य काल था, इस समय मगध पर शासन करना किसी भी राजा के लिए या किसी भी शासक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, जहां से वो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल करते थे। इसीलिए मगध पर राज्य करना सभी राजाओं के लिए एक, क्या कहना चाहिए हमको, कि उनके लिए गर्व की बात थी। तो सर्वप्रथम जो है मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई और जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। और हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग वंश की थी। और तीसरे वंश के रूप में आता है नंद वंश। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित कर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो कि भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मौर्य साम्राज्य का प्रभाव और उनके पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जिस समय मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ मगध में, उस समय
हमारा छत्तीसगढ़ को महाकौशल नाम से जाना जाता था। और इस समय चंद्रगुप्त का साम्राज्य था वह बंगाल की खाड़ी से लेके अरब सागर के मध्य देशों तक फैला हुआ था, किंतु हमारे छत्तीसगढ़ या महाकौशल में इनके प्रत्यक्ष शासन के स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। किंतु चीनी यात्री हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयूकी के अनुसार जो दक्षिण कौशल का हिस्सा था वह नंद मौर्य साम्राज्य का अंग इन्होंने माना है। और हुएनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर में उस समय बौद्ध स्तूप का निर्माण किया है, क्योंकि सिरपुर में आज भी बहुत सारे बौद्ध मूर्तियां हमको प्राप्त हुई हैं और आज भी एक पुरातात्विक स्थल के रूप में पूरे विश्व विख्यात माना जाता है सिरपुर को, जो कि वर्तमान में महासमुंद जिले में स्थित है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो मौर्यकालीन अभिलेख हमको कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि सरगुजा के जो प्रमुख दो मुख्य गुफा हैं, जोगीमारा गुफा और सीताबेंगरा गुफा, इन दोनों की जो खोज है कर्नल आउसले ने 1948 ईसा पूर्व में तथा डॉक्टर ब्लास ने 1904 में की थी। यह मोस्टा एमपी है। जो सरगुजा की दो प्रमुख गुफाएं जोगीमारा गुफा और सीताबेंगरा गुफा, इनकी खोज कर्नल आउसले 1948 ईसा में और डॉक्टर ब्लास 1904 ईसा में की थी। रायगढ़ जिले के रामगढ़ पहाड़ी में जो जोगीमारा गुफा और सीताबेंगरा गुफा हैं, यहाँ पे पाली और ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख लिखे गए थे, जिसका अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। और इस लेख में जो जोगीमारा गुफा में जो पाली भाषा का जो और ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था, उस लेख में नर्तकी सुतनुका देवदासी और उसके प्रेमी देवदत्त का वर्णन हमको मिलता है। ये जो सीताबेंगरा गुफा है वह हमारे एशिया का सबसे प्रथम नाट्यशाला माना जाता है, जो कि ओपन एयर थिएटर है। और इस नाट्यशाला में कालिदास ने अपनी सर्वप्रमुख रचना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, मेघदूत की रचना की थी। और कालिदास द्वारा जो मेघदूत की रचना की थी उसमें जो रामगिरी पहाड़, उसकी संज्ञा रामगढ़ पहाड़ जोगीमारा से की जाती है। और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने 1969-70 में आरंग तथा गुजरा गांव में आहत सिक्कों की खोज की थी, जो कि गोलगर श्रेणी के थे। इन्हें भी मौर्यकालीन साक्ष्यों के रूप में माना जाता है। आइए जानते हैं जो मौर्यकालीन आहत मुद्रा हमको छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो सर्वप्रथम हमको मिलता है अकलतरा ठठारी, जो कि वर्तमान जांजगीर चांपा में है। रायगढ़ के बरगांव और देवगांव, यही दोनों स्थानों पे भी मौर्यकालीन आहत मुद्रा हमको प्राप्त हुए हैं। और रायपुर जिले से हमको उड़ेला गांव, यहाँ पे हमको मौर्यकालीन आहत सिक्के प्राप्त होते हैं। जो चांदी के मौर्यकालीन सिक्के हमको मिलते हैं वो अकलतरा जांजगीर चांपा, यहाँ पे 259 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे। दूसरा है ठठारी, यहाँ पे भी 253 चांदी के आहत सिक्के मिले थे। और तारापुर रायगढ़, यहाँ पे 15 चांदी के सिक्के मौर्यकालीन सिक्के हमको प्राप्त हुए थे। इसके बाद भी हम देखते हैं कि सरगुजा जो है, वहाँ के मेन पार्ट पे जो सरभंजा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे अगस्त मुनि का आश्रम आज भी है। और वहाँ पे हिंदू धर्म के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में की तथा नई तमिल भाषा का प्रचलन के लिए इनको माना जाता है। और यहीं से माता सीता को भी कवर्धा से होते हुए सरगुजा रामगिरी पहाड़ से आते हुए ऐसा माना गया है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहे, जो कि CGPSC परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।